मंच पर उपस्थित सारे सम्माननीय वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और यहाँ जमा हुए मेरे सारे बायोलॉजिकल भाइयों और बहनों, आजकल ये बताना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री खुद कहता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। हम उसको मराठी में अमानवी त्याला म्हणतो। और नॉन बायोलॉजिकल को दुख नहीं होता है, सुख नहीं होता है, आनंद नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ये सब हमें है, इसलिए बार बार एक दूसरे को ये बताने की जरूरत है कि हम बायोलॉजिकल है और इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज जो विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहरीली जड़ें, तो मैं खुद सोच रहा था कि ये क्या बताऊं। एक ऐसी संगठन के बारे में बोलना है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, पूरी दुनिया में किसी भी कानून के तहत उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके बावजूद उनके 100 साल हो गए। दिल्ली में अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने उनका दिल्ली का मुख्यालय बनाया। 12 मंजिल की 3 टावर्स, 5 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन, अंदर एकदम 5 स्टार फर्नीचर्स, और उन्होंने खुद बताया कि खर्चा आया 150 करोड़ रुपया। अब 150 करोड़ रुपया खर्चा आया तो मैं हिसाब करने लगा कि इनको 300 रुपए स्क्वायर फुट से किसने बना के दिया। 150 करोड़ को अगर आप डिवाइड करोगे 5 लाख स्क्वायर फुट से तो 300 रुपए स्क्वायर फुट से बनता है। दिल्ली के भीतर 300 रुपए स्क्वायर फुट से, वहां अगर आप आमतौर पर 4-5 हजार रुपए भी पकड़ेंगे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, तो वो कम से कम 15-20 हजार करोड़, 25 हजार करोड़ का वो 3 मंजिल है। अब ये 25 हजार करोड़ लाए कहां से, वो जमा कहां किए, बैंक अकाउंट कहां है। जब औरंगाबाद का किस्सा आया, राहुल मकासरे और विजय वाहुल जिन्होंने वो उनकी कुछ सदस्य नोंदणी कर रहे थे और उसको रोका, और मुझे पता चला कि उनके ऊपर गुना रजिस्टर किया गया, तो जो संगठन ही रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या क्या कर रहा था वहां पे, मतलब किस कानून के तहत वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस कॉलेज के बाहर बैठ के, यही पता नहीं है। लेकिन इस बात की जड़ों तक हमको जाना चाहिए और समझना चाहिए कि ये क्यों करते हैं। आपको पता है सावरकर को अंडमान में सजा हुई थी और 9 साल 10 महीने वहां पर वो रहे। 15 बार मर्सी पिटीशन दिया, जिसको मैं दया की भीख मांगी ऐसा कहता हूं, क्योंकि एक बार दिया तो वो एक अर्जी हो गई, 15 बार दिया तो वो दया की भीख मांगी। वो भीख मांगने के बाद जब उनको वहां से रिहा किया और पुणे के येरवड़ा जेल में लाकर रखा, तो 1923 में उन्होंने पहली बार ये किताब लिखी हिंदुत्व नाम की। और ये जो शब्द है हिंदुत्व, इसको जन्म उन्होंने दिया, उसके पहले वो कभी इस्तेमाल में नहीं था। और उस किताब में खुद उन्होंने लिखा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है, हिंदुत्व एक राजनीतिक सोच है और वो सोच नफरत के आधार पर है, नफरत बाकी धर्मों के लिए। क्योंकि उसी किताब में उन्होंने लिखा कि कौन कौन इंडियन हो सकता है, तो उन्होंने लिखा कि जिसकी पुण्य भूमि भारत है और पितृभूमि भारत है, वही इस देश का नागरिक हो सकता है। इसका मतलब मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं हो सकता, क्रिश्चियन इस देश का नागरिक नहीं हो सकता, जू इस देश का नागरिक नहीं हो सकता और बुद्धिस्ट भी इस देश का नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि भी लुम्बिनी नेपाल में है, तो वो भी इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। और ये नफरत की बीज 1923 में पहली बार उन्होंने रखी। तो ये जब संघ की स्थापना हुई, तो संघ की स्थापना होने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि हिंदुओं का संगठन, हिंदुओं की राजनीतिक पार्टी हिंदू महासभा थी, और हिंदू महासभा में सावरकर के भाई, बाद में सावरकर, ये सब थे। हिंदू महासभा की मिलिटेंट विंग ये आरएसएस थी, जहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता था, जहां पर डंडा चलाया जाता था, जो कॉन्स्टेबलरी का सबसे बेसिक वेपन है, तो वो उनको सिखाया उस वक्त जाता था। देश के किसी भी आंदोलन में इनका ये शामिल नहीं थे, कभी भी नहीं रहे। आज भले वो कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण का काम किया 100 साल, लेकिन राष्ट्र निर्माण का काम किया अगर ये 100 साल कह रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए ये आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे, ये आजादी के खिलाफ थे, ये इंसानों को आजाद करने के विचार के खिलाफ थे। उसके बाद में ये संविधान के खिलाफ थे, ये तिरंगे के खिलाफ थे। ये पहले इलेक्शन चुनाव में वो पूरी मतदाता सूची जब बनी, तब वो एडल्ट फ्रेंचाइज के, प्रौढ़ मतदान के खिलाफ थे। उनका कहना था कि 25 वर्ष का पुरुष जो ग्रेजुएट है, महिला नहीं, सिर्फ पुरुष, उतने ही मतदाता होने चाहिए। इसका सीधा मतलब है जिस देश में उस वक्त 9% आबादी लिटरेट थी,
उसमें ग्रेजुएट की बहुत उससे भी कम थे, और वो कौन थे, कौन सी जाति से आते थे, उतने ही मतदाता होने चाहिए, ये उनकी पहली सोच थी। तो ये उस चुनाव के खिलाफ भी थे। उसके बाद में नेहरू ने पंचवार्षिक योजना लाई, रिजर्वेशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया, हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की, हर चीज के खिलाफ संघ था, हर चीज के खिलाफ। आप किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल निकाल के देखिए, ये जय जवान जय किसान के खिलाफ थे, ये बैंक नेशनलाइजेशन के खिलाफ थे, ये राजा रजवाड़ों के जो पेंशन उनको दी जाती थी उसको हटाने के खिलाफ थे, हर चीज के खिलाफ। राजीव गांधी ने कंप्यूटराइजेशन लाने की कोशिश की, उसके खिलाफ थे। बैलगाड़ी में बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी मोर्चा लेकर गए थे संसद पर। ये फैमिली प्लानिंग लाने की कोशिश की, उसके भी खिलाफ थे। अभी मनमोहन सिंह ने के दौरान आधार कार्ड बना, तो ये आधार कार्ड के खिलाफ भी थे, हर चीज के खिलाफ ये लोग थे। तो कौन सा राष्ट्र निर्माण किया, ये सबसे बड़ी बात है। और पॉलिटिकल संगठन हिंदू महासभा थी, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस थी, लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद जब हिंदू महासभा बदनाम हो चुकी थी, तब हिंदू महासभा को बंद किया गया और नई पॉलिटिकल पार्टी निकाली गई जनसंघ नाम से। हिंदू महासभा के आखिरी प्रेसिडेंट, ये जनसंघ के पहले प्रेसिडेंट बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज जो कहते हैं कश्मीर के शहीद, ये बीमारी की वजह से कश्मीर में इनकी मौत हुई, ये कोई शहीद वहीद नहीं हुए थे, ये भी पहली बात है। ये आजकल जो सारी बातें आ रही है, 370 कलम, 35A, 370 कलम जब आया तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, और 370 कलम लाने के रेजोल्यूशन पर उनकी सिग्नेचर्स थी, उनकी मंजूरी थी 370 कलम लाने के लिए, हर चीज पर थी, 35A पर थी। कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में ले जाने के लिए, प्लेबिसाइट के लिए, हर चीज के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मंजूरी थी। और ये कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1942 में जब क्विट इंडिया आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो, तब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मंत्री थे, और इन्होंने अंग्रेज गवर्नर को खत लिखकर बताया था कि 1942 का चले जाओ भारत छोड़ो आंदोलन किस तरह से कुचलना चाहिए, और उस कुचलने के लिए हम मदद करेंगे, इनाम कितना मिलेगा, ये उनको पूछा था। और दूसरी बात, आज ये पाकिस्तान की नफरत के बारे में बोलते हैं। पाकिस्तान का प्रस्ताव सबसे पहले उस हिंदुत्व की किताब में सावरकर ने लिखा 1923 के, जिसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू और मुस्लिम एक राष्ट्र हो ही नहीं सकते, ये दो अलग अलग देश है। ये 1923 में लिखा। 1937 में 37 में हिंदू महासभा का अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में सावरकर ने उसको एक ठराव की तरह सम्मत किया कि हिंदू और मुसलमान ये अलग दो देश है। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर के उनके अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव मंजूर किया, जिसको रखा था फजलुल हक ने वो प्रस्ताव रखा था 1940 में। 1941 में फजलुल हक जब बंगाल के मुख्यमंत्री बने, तो सावरकर की हिंदू महासभा उस मंत्रिमंडल में शामिल हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के फजलुल हक के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर इतनी बड़ी नफरत इनकी है, तो पाकिस्तान का प्रस्ताव लाने वाले के मंत्रिमंडल में आप गए क्यों, यह सबसे पहली बड़ी बात आती है। तो उसमें ये शामिल हुए। सिर्फ बंगाल में नहीं, सिंध में भी इनकी सरकार थी। आज जो कोएलिशन गवर्नमेंट, हम युति सरकार बोलते हैं, इस देश में सबसे पहला युति सरकार ये मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का था। इस देश का पहला युति सरकार ये बंगाल में था, ये सिंध में था, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी था पाकिस्तान के। ये तीनों जगह पे इनकी युति सरकार थी। आज हमको कह रहे हैं नफरत और इस बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो ये इनका इतिहास इसलिए समझना जरूरी है कि ये किस तरह से आए हैं, अभी तक आते रहे हैं। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनाम लिया करते थे, मांगा करते थे, महाराष्ट्र में भी ऐसे कई सारे लोग थे जिनको, सातारा और सांगली में क्रांति सिंह नाना पाटिल जो थे, उनके कार्यकर्ताओं ने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के हाथ तोड़े थे अंग्रेजों की मुखबिरी करने के लिए। वो मुखबिरी का काम किया करते थे। तो ये इनकी विरासत रही है। 1942 के आंदोलन के वक्त गोलवलकर ने खत लिखे थे पूरे आरएसएस को कि हम इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। उनकी जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, और दूसरी है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। ये इतिहास बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज जो हो रहा है वो इन्होंने 100 साल पहले लिखा हुआ है। आज जब सीए एनआरसी आता है तो गोलवलकर ने पहले वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज इन दिस कंट्री विल हैव टू आइदर एसिमिलेट, इस देश के अल्पसंख्यकों को
या तो बहुसंख्य हिंदुओं के साथ मिलना पड़ेगा, उनमें शामिल होना पड़ेगा, या तो शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुओं की दया पर उनको जीना पड़ेगा, उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं, ये अल्पसंख्यक, दलित, क्रिश्चियंस, इनके बारे में ये लिखा हुआ है। तो ये 100 साल पहले लिखा है, आज हमको सीए एनआरसी के रूप में वो दिखता है कि आज वो प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। ऐसी हर चीज है जिसके पीछे कोई ना कोई, सावरकर जैसे आदमी ने ये लिखा है कि बलात्कार एक राजनीतिक हथियार है, रेप इज अ पॉलिटिकल वेपन, ये उन्होंने लिखा। अब हमको समझ में आता है कि जहां जहां दंगे होते हैं वहां रेप क्यों होते हैं, और रेप के हर क्राइम में ये लोग क्यों मिलते हैं, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो बिल्किस बानो का गुजरात की केस हो। तो इसके पीछे एक सोच है, और वो सोच देने का काम इन लोगों ने पहले करके रखा है। इसलिए इसको जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज जितनी चीजें हम देख रहे हैं, जितनी चीजें आसपास हमारे हो रही है, आप लोग अभी बात कर रहे थे रोजगार देने की। आप किससे उम्मीद कर रहे हो रोजगार देने की? जो आदमी खुद कहता है कि जिंदगी के 35 साल उसने भीख मांगकर खाया, तो जिसने अपनी मेहनत की कमाई से खुद का पेट नहीं भरा, अपने मां बाप का पेट नहीं भरा, वो आपको रोजगार देगा? वो खुद कहता है कि बिहार के बच्चों को भाजपा की नीति की वजह से वो रील बना रहे हैं। पहले कह रहा था पकोड़े बनाओ, फिर अब कह रहे रील बना रहे। इस देश के हर प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को देश के प्रगति में एक भूमिका दी थी निभाने के लिए, एक रोल दिया था। चाहे वो पंडित नेहरू की सरकार हो, जहां पर शिक्षा का, एक गरीब देश मुफ्त में शिक्षा दे रहा था और बच्चों में, लड़कों में, युवाओं में एक महत्वाकांक्षा पैदा कर रहा था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये उस वक्त का नारा था। जमाना देखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये उस वक्त का नारा था। आज क्या है? बटेंगे तो कटेंगे। हम कहां से कहां आए हैं ये सोचो। उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, इस देश के युवाओं को बैंक से लोन मिलना शुरू हो गया। मुझे ऐसे कई लोग मालूम है मेरे शहर में, नासिक में, जो हॉकर थे, लेकिन बैंक ने लोन दिया, आज वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, 100-100 करोड़ का उनका इंडस्ट्री है। वहां पर हर प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को कोई ना कोई भूमिका दी थी निभाने के लिए देश की प्रगति में। हमें 11 साल में इस देश के युवाओं को क्या मिला है? क्या मिला है? जिन बच्चों के हाथ में एक डिग्री होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, एक एम्बिशन होनी चाहिए कि हाँ मैं मेरी अपनी खुद की प्रगति करूंगा, उस बच्चों के हाथ में आज कावड़ है। वो कावड़ लेके घूम रहे, किसी के ऊपर पत्थर मार रहे। 2000 करोड़ रुपए का खर्चा उठाने के लिए सरकार तैयार नहीं, इसलिए 66,000 स्कूलों में कम से कम 66 लाख बच्चे ये पढ़ाई से दूर किए गए। वहां पर पढ़ाने वाले 3 लाख टीचर्स की नौकरी चली गई, और 3 लाख टीचर्स की नौकरी छीनने के बाद सरकार क्या कर रही है? उन 3 लाख टीचर्स की बीवियों को दे रही है लड़की बहन 1500 रुपए। अरे उसके पति की नौकरी छीन ली तुमने। इन बच्चों, और गवर्नमेंट के स्कूल्स में कौन पढ़ने जाता है? आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट के स्कूल्स बंद किए, वहां कोई रानड़े, आपटे, फड़के, गोकटे जाता है उन स्कूलों में? वहां जाने वाले सारे बच्चे बहुजन समाज के हैं, उनको शिक्षा से दूर कर दिया। ये चाहते नहीं कि बहुजन समाज पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ये हमेशा से नीति रही है, और यही मनुवाद है। आज न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजर नाम का लिखा कि नसीब के मेहरबानी से जिन लोगों के हाथ में देश की सत्ता आने वाली है, वो तुम्हारे हाथ में देश का झंडे के नाम पर तिरंगा देंगे। इस देश के हिंदुओं को यह कतई स्वीकार नहीं होगा, वो तिरंगा। और नसीब की मेहरबानी से देश के हाथ सत्ता आ रही थी। उन लोगों का इस देश के आजादी के आंदोलन में योगदान था, इसलिए उनके पास देश की सत्ता आ रही थी। लेकिन इन्होंने उस दिन तिरंगे को नकारा था। 26 जनवरी को जब संविधान आया, 26 जनवरी को जब संविधान आया, तो उस वक्त उन्होंने ऑर्गेनाइजर में फिर से लिखा कि नेहरू और अंबेडकर कहते हैं कि संघ इस देश को 200 साल पीछे ले जाना चाहता है, लेकिन मैं, मतलब गोलवलकर, ये बताना चाहता हूं कि संघ इस देश को 200 साल नहीं 2000 साल पीछे ले जाना चाहता है। ये उन्होंने लिखा हुआ है 2000 साल पहले। 2000 साल पहले मतलब कहां? मनुवाद के जमाने में। और वो कहते थे कि इस देश को इस संविधान की जरूरत नहीं है, मनुस्मृति ही इस देश की संस्कृति है, मनुस्मृति ही इस देश का संविधान हो सकता है। ये लिखा है, इसकी मतलब सबूत है। और आज
हर तरह से इस मनुस्मृति को लाने की कोशिश की जा रही है, यह हम आंखों से देख रहे हैं। इस देश की जुडिशियरी, इस देश की न्याय व्यवस्था उस तरह से बात करने लगी है, आपको यकीन नहीं होगा। इलाहाबाद में, जिसका नाम इन्होंने बदल दिया लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रेप की केस आई, और रेप की केस आई, उस लड़की ने यह कहा था कि इस शख्स ने मुझे शादी करने का वादा किया था, मुझसे संबंध रखे 3 साल तक, आज कह रहा है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। उस हाईकोर्ट के जज ने उस लड़के को पूछा क्यों नहीं कर रहा है, लड़के ने बोला इसकी कुंडली में मंगल है। तो उस जज ने क्या किया, उस जज ने उस कुंडली को लखनऊ विद्यापीठ के ज्योतिष विभाग को भेजा और पूछा कि क्या वाकई इसकी कुंडली में मंगल है। समीर दवे नाम के हाईकोर्ट के जज है गुजरात में, उनके पास भी इस किस्म की एक केस आई, नाबालिग बच्ची थी, रेप की केस आई। उस लड़की को बुलाकर समीर दवे कहता है कि ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम मनुस्मृति पढ़ लो, इससे ज्यादा औरतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये अहमदाबाद हाईकोर्ट का जज कहता है। अभी शुरुआत में मैंने कहा कि औरंगाबाद के इस प्रोग्राम में मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं कि औरंगाबाद क्यों बोलता है। मैं बोला जिस दिन अहमदाबाद का नाम बदलोगे तब मैं इसका नाम अलग लूंगा। 25 साल मोदी वहां है, 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, उसके साथ 12 साल अभी हमारे सिर पर, पूरे देश के सिर पर बैठा हुआ है। 25 साल में अहमदाबाद का नाम नहीं बदला, और हमारे यहां विकास के नाम पे सिर्फ शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। इसके अलावा वो उनकी सोच में दूसरा कुछ नहीं है। जिस काम से नफरत बढ़ सकती है वो हर काम किया जाएगा, और ये बार बार हम देख रहे हैं। और झूठा इतिहास लोगों के सामने लाएंगे, वो फिल्में बनाएंगे। अभी आई थी ना एक फिल्म सावरकर के ऊपर, भगत सिंह जाते हैं सावरकर के पास कि आपकी किताब का मैं संस्करण हिंदी में करना चाहता हूं, ट्रांसलेशन तुम्हारी किताब का। अब सावरकर की किताब जब आई 1909 में, तब 2 साल के भगत सिंह अपनी मां की गोद में खेल रहे थे, उनको अपनी मातृभाषा भी नहीं आती थी। तब ये कह रहे कि भगत सिंह गए थे हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए उनके पास। लेकिन झूठा इतिहास बार बार इस तरह से सामने लाया जाएगा और गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। ये हो रहा है, और इसके लिए पूरा मीडिया भी आज इसके लिए जिम्मेदार है। आप जो देख रहे हो, और इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि रैशनैलिटी, विवेक की जरूरत क्यों है। आपने कई बार देखा है पूरे देश में, ज्ञान व्यापी का मसला चल रहा था, उसके बाद और एक जगह पर यूपी में चला, इस मस्जिद के नीचे क्या है, उस मतलब 12 साल 14-13 साल पहले ये देश चांद पर पानी ढूंढ रहा था। आज मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर के नीचे क्या है, ये ढूंढा जा रहा है। उस वक्त ज्ञान व्यापी का मसला जब हुआ, चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, मैंने चंद्रचूड़ को खत लिखा था। मैंने ये लिखा था कि मैंने महाभारत पढ़ी है, और महाभारत में दिल्ली का नाम हस्तिनापुर था, और कौरवों ने जब पांडवों को हराया, तो पांडवों ने जब कौरवों को हराया, तो हराने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण किया। और मेरी जानकारी के हिसाब से वो श्री कृष्ण का भव्य मंदिर आज सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, खुदाई करने की परमिशन दो। ये बेवकूफी की हद है, लेकिन इस तरह से इनको रोकना जरूरी है। जिनकी जिम्मेदारी है वही इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसलिए इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्यों, आपको याद होगा मैंने ही वो जज लोया के मर्डर की स्टोरी की थी। जज लोया की हत्या हो गई थी। जो जज लोया सोहराबुद्दीन केस में जज थे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सोहराबुद्दीन और उसकी बीवी को मार डाला गया था। उस जज की हत्या करने के बाद इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने 12 जनवरी 2018 को बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि न्याय व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी है, इसलिए हम अब जनता की अदालत में आए हैं। उन्होंने माना था कि जनता की अदालत सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी है, क्योंकि हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, उसने हमें सार्वभौम बनाया है, इस देश के नागरिक को सार्वभौम बनाया है, और इसलिए जनता की अदालत उससे भी बड़ी है। इसलिए उनको सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। आप अपने आप को पूछो, क्या हम सवाल पूछ रहे हैं? यह जिम्मेदारी सबसे बड़ी है मीडिया की, इन सबकी अकाउंटेबिलिटी तय करना। लेकिन आज मीडिया की हालत क्या है, यह भी आप देख रहे हो। कल गलती से मोदी के जूते पर अगर जहर गिर गया तो दूसरे दिन मरे हुए 100 पत्रकार मिलेंगे, 100 पत्रकार मिलेंगे। यह आज देश में मीडिया की हालत हो गई है, और ऐसे हालत में मीडिया को सवाल पूछना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। ये जो सुदर्शन चैनल वाला है, वो चौहान के, उसकी हमारे यहां नासिक में सभा होने वाली थी। 200-250 होर्डिंग लगा दिए थे, और वो 250 होर्डिंग लगा दिया। मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को खत दिया कि आप इसको इजाजत मत दो। इजाजत अगर दी और उसने अगर
किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं आपके ऊपर पुलिस केस करूंगा, क्रिमिनल केस करूंगा। और उसके बाद नासिक के हर न्यूज़पेपर के ऑफिस में मैं गया और उनके संपादक को मिलकर कहा कि आपने इसकी सभा का एक लाइन भी अगर आपने पब्लिश की तो मैं आपके ऑफिस में आपके चेहरे पर कालिख पोंछूंगा। आप यकीन नहीं करोगे, पुलिस ने भी उसको वार्निंग दी। 3 मिनट उसकी सभा हुई, 3 मिनट उसने भाषण किया और किसी ने भी उस सभा को कवर नहीं किया। यह हो सकता है, यह तभी हो सकता है जब इनके ऊपर हमारा अंकुश होगा। आप गलत खबरें मत दो, आप झूठी खबरें मत दो, आप नफरत फैलाने वाली खबरें मत दो। और इस देश के नागरिक का यह संवैधानिक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि धार्मिक सौहार्दता बनी रहे, साइंटिफिक माइंडसेट को बढ़ावा दिया जाए। हमारे देश का प्रधानमंत्री ही यह बात नहीं मानता है, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, आज तक उसके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। और जो जिस किस्म का समाज बनाने जा रहे हैं, आप यकीन करो, नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषण में कहता है कि गणपति प्लास्टिक सर्जरी है। जब बेवकूफी ऊपर से शुरू होती है तो नीचे तो ओढ़ लग जाती है, रेस लग जाती है। बेवकूफ एक दूसरे को उससे ज्यादा बेवकूफ मैं हूं साबित करने की। और फिर शुरू हो गया, गाय के गोमूत्र में सोना है, गोबर से यूरेनियम पास नहीं होता है। फिर वो राजस्थान बीजेपी का आदमी बोला कि सोलर पैनल का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से सूरज ठंडा हो रहा है। इसका बाप गया था सूरज का टेम्परेचर गिनने के लिए। लेकिन हमें सोचना है कि इनको अगर इस तरह से बेवकूफों की नस्ल तैयार करनी है तो क्या हम इसमें शामिल होंगे, और अगर नहीं होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, यह भी हमें तय करना होगा। और आज वाकई में वो समय आया है। हर चीज फ्रॉम कल्चर टू एग्रीकल्चर, आप हर चीज में देखो, कहीं भी लोगों की बात, कहीं भी लोगों की समस्या ये सामने रखने की कोशिश नहीं हो रही है। अभी मेरे पास 2 कागज है। मेरा YouTube चैनल है जहां पर मैं संघ के खिलाफ बहुत एपिसोड्स करते रहता हूं, और इस साल तो मैं 100 वीडियोस करने वाला हूं क्योंकि उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं। हाँ, तो यूएस में रटगर यूनिवर्सिटी नाम की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक रिसर्च किया अमेरिका में, और यह रिसर्च किया कि अमेरिका में हिंदुत्व जो आ रहा है उसकी वजह से अमेरिका की संविधान में जो वैल्यूज दी है, इक्वालिटी का होगा या सेक्युलरिज्म का होगा, उसको कितना खतरा है। और वो रिपोर्ट बनाकर उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को दिया। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को देने के बाद आरएसएस ने यूएस में लॉबिंग फर्म को हायर किया। वहां पर लॉबिंग करना कानूनी है, यहां पर हम उसको दलाली बोलते हैं। तो आरएसएस की दलाली करने के लिए उन्होंने वहां पर एक एजेंसी को हायर किया। यह उसका सबूत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाम से उन्होंने इस एजेंसी को हायर किया, और उस एजेंसी को अभी तक 6 महीने में $3,30,000 का पेमेंट किया, मतलब करीब 3 करोड़ रुपया दिया। अब ये कहां से दिया? इनका तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है। 3 करोड़ रुपया यूएस डॉलर्स में इनके पास आया कहां से, दिया किसने? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? अब इसका इन्वेस्टिगेशन यूएस करने वाला है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन वहां पर होगा, और इसलिए वो यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। इनको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करना है? क्योंकि उनको कानून के दायरे में नहीं आना है। आएंगे तो इनका ऑडिट होगा, आएंगे तो इनकी मेंबरशिप उनको जाहिर करनी पड़ेगी। अभी तक जो होते आ रहा है, अभी तक जो होते आ रहा है कि गांधी जी की हत्या हो गई, इन्होंने कह दिया नथुराम गोडसे से हमारा कोई संबंध नहीं है। मालेगांव के बम ब्लास्ट हुए, इन्होंने कहा प्रज्ञा सिंह ठाकुर से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो यह हमेशा कहेंगे कि इनसे हमारा संबंध नहीं है। अगर कानून के दायरे में आ गए तो इनको इनकी मेंबरशिप डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और फिर ये झुठला नहीं सकेंगे कि इनका हमारा संबंध नहीं, उनका हमारा संबंध नहीं। और हर चीज को आप देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ उसके खिलाफ यहां पर हिंदू आक्रोश मोर्चा बनाया गया। नासिक में हुआ, शायद यहां भी हुआ होगा, हर जगह पे महाराष्ट्र में जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त भी मैं ये बात कह रहा था कि यहां लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में, आप सबने पढ़ा होगा, लखीमपुर खीरी में भाजपा के एक मंत्री के बेटे ने अपनी थार जीप के नीचे 5 किसानों को कुचलकर मार डाला। तब यह कहा गया कि उसके पिता ने टेनी, उसने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो मंत्री बना रहा है तब तक बेटे की जांच ये निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी। तब ये लोग कह रहे थे, संघ के लोग कह रहे थे कि बेटे ने जो किया उससे बाप का संबंध नहीं है।
बेटे ने जो किया उससे अगर बाप का संबंध नहीं है तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे हमारे यहां के मुसलमानों का क्या संबंध है? लेकिन नफरत के लिए यहां पर उसके लिए मोर्चे निकाले जा रहे हैं। लेकिन यह सवाल पूछना जिस मीडिया की जिम्मेदारी है वो ये नहीं निभा रहा, और अगर वो नहीं निभा रहा तो उससे सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमको बार बार यह तय करना है कि यह कौन करेगा। क्या हम इनकी जिम्मेदारी तय करेंगे? क्या हम जाकर इनको सवाल पूछेंगे? आज हर चीज हो रही है ये, और मैं जानबूझकर कहता हूं, कई लोग मुझे बोलते हैं तू गोलवलकर को हमेशा पप्पू गोलवलकर क्यों बोलता है? आरएसएस वालों ने मुझे पूछा है, मैं बोलता हूं मैं पप्पू गोलवलकर ही बोलता हूं। मैं उनको पूछा आप क्या बोलते हो? बोले परम पूज। मैं बोला शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैंने, आप जो बोलते हो उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म किया, तो पप्पू गोलवलकर। ये और ये स्ट्रैटेजी जान लो, मैं पप्पू गोलवलकर बोलता हूं। भागवत को मैं गुरांचा डॉक्टर म्हणतो, नागपूरचा गुरांचा डॉक्टर। हे नॉन बायोलॉजिकल तर आहेच आहे, अमानवी। जो तडीपार आहे तो तडीपारच आहे, तडीपारच म्हटलं पाहिजे ना, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ये ऐतिहासिक सत्य है कि वो शख्स तड़ीपार हुआ था, और वो तड़ीपार उस कुर्सी में बैठा है जिस कुर्सी में वल्लभ भाई पटेल बैठा करते थे। ये हमारी डिग्रेडेशन है, इस देश के संविधान का वो अपमान है कि वो उस कुर्सी में बैठा हुआ है और वो कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना ये फैशन हो गया है। अब तड़ीपार ये समझ ही नहीं पाएगा कि वो फैशन नहीं, वो पैशन है हमारा। हम कहेंगे वो एक जो सिग्नेचर है, वो उस एक सिग्नेचर ने इस देश के करोड़ों का नसीब बदल दिया, करोड़ों का भाग्य बदल दिया। बी.आर. अंबेडकर अगर वो है तो है, हम कहेंगे हम है। तुम अगर मनुस्मृति कहते हो तो हम संविधान को भीम स्मृति कहेंगे, और उस भीम स्मृति के लिए हम हमारी जान भी दांव पे लगा देंगे। क्योंकि मैं कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि तेरी जर्नलिज्म खत्म हो गई, अब तू जगह जगह जाकर ये भाषण क्यों देते रहता है? उसकी वजह है क्योंकि मेरी परवरिश जिस घर में हुई, मेरी परवरिश जिस समाज में हुई, वो एक डेमोक्रेटिक समाज था, वो एक सेक्युलर समाज था, वो एक धर्मनिरपेक्ष जात निरपेक्ष समाज था, वो एक निर्भय समाज था। और मुझे वो माहौल मिला क्योंकि मेरे बाप दादाओं ने उसके लिए कीमत चुकाई थी आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेकर। आज अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्ची को वही माहौल मिले जो बेखौफ हो, निर्भय हो, निडर हो, जो सेक्युलर हो, तो उसके लिए मुझे कीमत चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और वो चुकाने के लिए मैं हर जगह जाके बात करता हूं, हर जगह, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बात कहने में। आज जो हो रहा है इसके बारे में सोचो। मुझे यूएस में ये नॉन बायोलॉजिकल जब बाइडेन ने बुलाया था 23 जून 2023 को वहां व्हाइट हाउस में, तब अमेरिका के 75 सीनेटर्स ने मुझे बुलाया था वहां, और व्हाइट हाउस के सामने हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। व्हाइट हाउस के सामने में इसके खिलाफ भाषण दे रहा था वहां पर वो आज तक की रिपोर्टर आ गई दौड़ते दौड़ते। आपने देखा क्या? मोदी जी ने बाइडेन की बीबी को हीरा दिया। बोला अपनी खुद की बीबी को तो जीरा भी नहीं दिया, और ये हीरा भी मेरे ही पैसे से दे रही है। टैक्स पेयर मैं हूं, ये तो भीख मंगा है, खुद कहता है टैक्स पेयर के पैसे से हीरा दे रहा है उसको। लेकिन ये जो सच है ये बताना जरूरी है। आज मेरा एक इंटरव्यू हुआ, वहां भी मैंने उसको यही बोला, मेरी किताब के ऊपर भी ये लिखा है, सच बताना और शैतान को शर्मिंदा करना यही जर्नलिज्म है, यही पत्रकारिता है। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको बार बार इस बात की याद दिलाना भी जरूरी है। ये जो नागपुर का मैं बोलता हूं जानवरों का डॉक्टर, ये जानवरों का डॉक्टर बोल रहा है आरएसएस की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई? हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। अरे तू आरएसएस को हिंदू धर्म के बराबर सोच रहा है? इतने 75-100 साल तुम्हारे हो गए, 100 साल में होने के बाद भी तुम माइनॉरिटी में हो। इस देश के 30% लोग ही तुमको वोट देते हैं, 30% ही, और 30% में से भी 15% ऐसे हैं जो बहकावे में आए हुए हैं। तुम्हारे असली लोग सिर्फ 15% ही है। आज भी 85% लोग इस देश के तुम्हारे खिलाफ है, और तुम अपने आप को एक धर्म के पैरेलल देखना चाहते हो। मैं इनको लो आईक्यू बुलडोजर कहता हूं, और जानबूझ के कहता हूं, क्योंकि है लो आईक्यू बुलडोजर। हर मंदबुद्धि, वाकई में मंदबुद्धि है, और ये बार बार साबित करते हैं। अभी आपको मैंने कागज दिखाया, जिस दिन मोहन भागवत ने ये कहा कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके दूसरे दिन ये यूनाइटेड स्टेट्स का डॉक्यूमेंट बाहर सामने आ गया कि इन लोगों ने $3,30,000 वहां पर दिए हैं। तुमने ऐसा कौन सा गोबर खाया है
कि तुमको दलाली करने के लिए अमेरिकन सरकार के पास दलाली करने के लिए 3 करोड़ रुपया देना पड़ता है। ऐसा क्या किया है? इसकी क्यों जरूरत आई है? कुछ तो किया है गलत, जिसकी वजह से तुम। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जिस एजेंसी को इन्होंने वहां पर हायर किया हुआ है दलाली करने के लिए, वही एजेंसी पाकिस्तान की भी एजेंट है, वही एजेंसी। तो पाकिस्तान के लिए जो काम करते हैं वही आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। अब इससे बड़ी मिली भगत और क्या चाहिए? ये बार बार हम देख रहे हैं। बिहार के चुनाव हुए, ये कहां थे? सऊदी अरेबिया में थे। जब पहलगाम का हमला हुआ, तो ये सऊदी अरेबिया से वापस आए, गए कहां? पहलगाम नहीं, डायरेक्ट बिहार गए चुनाव में भाषण करने के लिए, और बिहार में जाकर इंग्लिश में भाषण दिया। मतलब वो कहते हैं रॉन्ग नंबर को मिस कॉल दिया, लेकिन वो भी रॉन्ग नंबर को दिया। बिहार में चुनाव का भाषण इंग्लिश में कर रहे हैं। और खत्म कब हुआ? जब लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ। ये कहां गए? भूटान। तो ये 2 हमलों के बीच चुनाव हुआ, और इस चुनाव में हमने सभी ने देखा किस तरह से वोट चुराए गए। इसके पहले भी 2 बार कर्नाटक में क्या हुआ हमने देखा हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ हम सब आई विटनेस है उसके लिए। महाराष्ट्र के चुनाव जिस तरह से हुए, अब मेरा ये बेसिक संवैधानिक अधिकार जो है वो अगर छीना जा रहा है, मेरा संविधान ये कहता है कि मेरे वोट की कीमत और अंबानी के वोट की कीमत एक है। जब मेरे नाम पर और 2 वोटर्स है या और 3 वोटर्स है तो मैं वोट करता हूं तो उसकी वैल्यू 1 है। जब मैंने जिस पार्टी को वोट किया उसके खिलाफ अगर कोई बीजेपी को वोट करता है मेरे ही नाम पर, तो मेरे वोट की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि मेरे वोट को उसने काटा। फिर तीसरा जब वोट करता है मेरे ही नाम पर, तो मेरे वोट की वैल्यू माइनस हो गई। और ये हर चुनाव में हो रहा है, हम देख रहे हैं। किस किस के नाम से यहां पर बने, कुत्तों के नाम से भी वहां पर कार्ड बने। बिहार में डॉग बाबू नाम से वोटर कार्ड बना, ये देखा है सबने। इसके कई सारे वीडियोस भी आए, ये फोटोग्राफ्स भी वो वायरल हुए। लेकिन इस तरह से अभी चुनाव चोरी हो रहे हैं, और चुनाव चोरी कर सकते हैं इस कॉन्फिडेंस की वजह से इनको अभी आम लोगों की अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कुछ भी लोग कितने भी नाराज हो जाएंगे तो भी ये चुनाव चोरी कर लेंगे। तो ये चोर सरकार है, चाहे महाराष्ट्र में बैठी हो या वहां पर दिल्ली में बैठी हो। इन्होंने ही वादे किए थे ना किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अभी क्या बोल रहे हैं? नहीं माफ करेंगे। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी ये जो एसआईआर हुआ अब 12 राज्यों में होने वाला है, क्या हम तैयार है इस एसआईआर के लिए? हमारी क्या प्रिपरेशन है? हमारे वो फॉर्म्स लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, रिजेक्ट किए जाएंगे। मुझे कहेंगे रिजेक्ट किए जाएंगे तो नागरिकता साबित करो। अब मैं नागरिकता कैसे साबित करूं? मेरे पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास है ही नहीं, घर में जन्म हुआ था उनका, मैं कहां से उनका बर्थ सर्टिफिकेट लाने वाला हूं दिखाने के लिए? तो ये सवाल हर एक के सामने आएंगे, और चुन चुनकर वोट काटे जा रहे हैं इस पूरे एसआईआर की एक्टिविटी में। वो महाराष्ट्र में एसआईआर होने के 3 महीने पहले हमको तैयार रहना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से फेस करेंगे। क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्योंकि ये ज्यादा तैयारी करके आएंगे हर चीज के। और जो लो आईक्यू बुलडोजर का मैं एग्जांपल दे रहा था, मैंने एक स्टोरी की थी 2016 में किया था, 2016 में अकबर्स कुंभ नाम से। क्योंकि मैं नासिक से आता हूं तो मुझे हमेशा यह सवाल आता था कि यह कुंभ शुरू कैसे हुआ, किसने शुरू किया? तो वो जो फ्रेंच ट्रैवलर्स आए थे भारत में, चाइनीज ट्रैवलर्स आए थे, तो उनकी किताबें हैं, उनका पूरा भारत में 15 साल रहे, 17 साल रहे, तो उनकी किताबें पढ़ी। उसमें फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के बारे में लिखा है, दिवाली के बारे में, लेकिन कुंभ के बारे में कहीं भी नहीं लिखा। अगर हर 4 साल बाद कहीं ना कहीं होता है, 3 साल बाद, तो कहीं तो जिक्र आना चाहिए था। तो ये ढूंढते जब मैं रहा था तब मुझे अकबर के 14 फरमान मिले थे, और उसमें अकबर ने इनको बुलाया, महंतों को, और अकबर ने इनको कहा कि हज की तरह हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए कुछ शुरू करो। तब उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, हम इस कथा के आधार पर हम कुंभ शुरू कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसका खर्चा कैसे निभाएंगे। तब हर जगह पे, ये चारों जगह पे, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में 2,500 हजार एकड़ जमीन इन्होंने उसको दान दी, और उनको कहा कि 12 साल उस जमीन से जो आपको कमाई होगी उस कमाई से वहां का कुंभ शुरू करो। इलाहाबाद में पहले कुंभ के लिए अकबर को बुलाया गया, और अकबर ने उस कुंभ का उद्घाटन करने के लिए उस वक्त नदी गंगा में स्नान किया। इसलिए पहले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है, क्योंकि बादशाह ने स्नान किया।
अब ये जब मैंने पूरे सबूतों के साथ सामने लाया, हमारे मुख्यमंत्री आए नासिक में उन्होंने कुंभ के लिए मीटिंग लिया और उन्होंने कहा कि अभी नासिक के कुंभ में शाही स्नान नहीं, अमृत स्नान कहेंगे। अब इतिहास को आपकी आइडियोलॉजी से नहीं बदल सकते। इतिहास इतिहास है जिसके सबूत है और उन सबूतों के आधार पर हम बोल रहे हैं। हर चीज में, मैं जो प्रोपेगेंडा मूवीज की बात कर रहा था, केरला स्टोरी आई थी, केरला स्टोरी नाम की फिल्म जब आई तब मैंने पेशवा स्टोरी नाम का वीडियो बनाया था कि रियल हिस्ट्री क्या है। ये पप्पू गोलवलकर ने गुजरात में अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था 1960 में, और वो पूरा भाषण उन्हीं के पेपर में, ऑर्गेनाइजर में उन्होंने पब्लिश किया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि केरला की नस्ल में सुधार लाने के लिए, मानवीय नस्ल में सुधार लाने के लिए एक प्रयोग किया गया कि नंबूद्री ब्राह्मणों को केरला में जाकर उनको वहां पर बसाया गया और वहां कानून बनाया गया। क्या कानून बनाया गया कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों की हर लड़की का पहला बच्चा ये नंबूद्री ब्राह्मण से ही जन्म लेगा, उसके बाद वो अपने पति के साथ रह सकती है। और ये मानवीय नस्ल में सुधार लाने का एक अभिनव प्रयोग था। मतलब जो सरासर बेशर्मी है, सरासर व्यभिचार जो है, उसको ये अभिनव प्रयोग कह रहे हैं उसको। और ये जो विकृति है, ये जो ब्राह्मण्यवाद है, ये इनको हिंदू राष्ट्र वगैरह नहीं बनाना है, इनको ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। और इस ब्राह्मण्यवाद के नीचे हर एक को दबा कर रखना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर होगा तो आपकी ही राष्ट्रपति है, इनकी ही पार्टी की राष्ट्रपति है, लेकिन इस राष्ट्रपति को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो आदिवासी है, वो विधवा है, वो महिला है। उसको कैसे बुलाएंगे? उसको इनके अगल बगल में कैसे बैठने देंगे? योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनता है तो अखिलेश यादव का घर उसमें जब रहने जाता है तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे अखिलेश की रहने की वजह से वो नापाक हो गया था, तो उसको पवित्र करने के लिए ये वहां पर इस तरह से करेंगे। और ये हर बार होता है, इसलिए इनकी बातों का जवाब ये लॉजिकली देना चाहिए, तर्क से देना चाहिए। हमारे यहां पर एक प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो कर रहे थे ना अक्षता वाटप, तब मैं जहां रहता हूं नासिक में, वहां पर भी आए थे। तो मैंने उनको रोका कि हमारी बिल्डिंग में नहीं आने का। बोले क्यों नहीं आने का? बोले तुमने क्या लिखा है? तो बोले अक्षता। ये क्या होता है? बोला, बोले ये देखो चावल। बोले इसको अक्षता कहते हैं, तुमने अक्षता लिखा है, जो लिखा है वो लेके आओ। फिर बोले ऐसे कैसे कर रहे हो, नासिक का रामायण में कितना महत्व है? मैं बोला हाँ बहुत बड़ा महत्व है, भारत का पहला अपहरण नासिक में हुआ था, इससे बड़ा क्या चाहिए? अब बात निकली है तो बताओ अपहरण कैसे हुआ? क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, अगर कोई उसे लांघ कर आएगा तो जल जाएगा, फिर रावण क्यों नहीं जला? तो बोले नहीं, सीता ही उसे लांघ कर बाहर गई। बोले क्यों गई? बोले उसको भिक्षा देने के लिए गई, रावण को। बोले उसको भिक्षा देने की क्या जरूरत थी, उसकी पूरी लंका सोने की थी। बोले नहीं, वो साधु के भेष में आया था। तो मैं बोला फिर अरे रामायण की पहली सीख ये है कि साधु के भेष में आने वालों से सावध रहो, सतर्क रहो, वो तुम्हारी घर की औरत छीनकर भगा कर लेके जाएंगे। ये पहली सीख है। और इसलिए राम ने रावण जलाना शुरू किया ताकि लोगों को ध्यान में रहे कि किससे बच के रहना है। आज वही तुमको गुमराह कर रहे हैं और तुम होते जा रहे हो। लेकिन इस तरह से क्या हम रोकेंगे? क्या हम हमारे सोच के हिसाब से, संविधान की सोच के हिसाब से नई नस्लों को हम ट्रेन करेंगे या नहीं करेंगे? ये जो पूरी नफरत भरी सोच है, इस आजादी के आंदोलन ने, इस संविधान ने जो वैल्यूज, जो मूल्य हमको दिए, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, ये जो सारे मूल्य हमको संविधान से मिले, आजादी के आंदोलन से मिले, इसके खिलाफ इन लोगों के पास कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने नफरत का नैरेटिव लाया हुआ है। लेकिन एक बात है जो मैं हमेशा कहता हूं, हेट्रेट हैज एन एक्सपायरी डेट। नफरत की मौत तय है। हम दवा लेने जाते हैं या कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो नफरत की भी एक्सपायरी डेट तय है। ये कहां तक करेंगे? और ये नफरत का मॉडल क्या है वो भी बताता हूं। मैं गुजरात में रहा था 6 महीने, रफीक कुरैशी नाम से, और मैं गाय भैंस का एज ए जर्नलिस्ट वहां पर गया था। राजस्थान से गाय भैंस खरीद कर गुजरात में लाकर बेचने का, और रास्ते में किस तरह से, हम मराठी में उसको खंडनी कहते हैं, आप हिंदी में क्या कहते हो मुझे पता नहीं, लेकिन एक्सटॉर्शन किया जाता है। वो किस तरह से करते हैं? मुझे 8-9 बार ट्रक से खींच के मारा। सबसे पहले वो पैर पे मारते हैं ताकि भाग ना जाए, तो बहुत मारा, फिर पैसे दिए, फिर पैसे देने के बाद उनके नेता के पास लेके गए। लेके जाने के बाद वो मुझे बोलता है
कि हमको डर फैलाने में बहुत टाइम लग गया, अभी पैसा कमाने का टाइम है। तो इसका मतलब ये जो पूरा मॉडल है गोरक्षा, ये आम आदमी के लिए श्रद्धा का विषय है, उनके लिए ये बिजनेस का मॉडल है। अगर इस देश में गोरक्षा का कानून है, गो हत्या बंदी का कानून है, तो भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 देश का देश कैसे बना दुनिया में? आपके यहां तो काटना ही गैर कानूनी है, फिर एक्सपोर्ट 2 नंबर पे कैसे पहुंचे? और ये बिजनेस कौन चलाता है ये भी आप देख सकते हो। 72% तो जैन है बीफ एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये मॉडल है डर पैदा करने के लिए, और डर अगर इनकी इन्वेस्टमेंट है तो इसमें आप इन्वेस्ट ना करो। आपका निडर होना ही इसका जवाब है। आप अगर निडर बनोगे, ये जो बार बार कोशिश की जाती है पिछले 100 सालों से, इस देश के मुसलमान समाज को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है कि आपको हमेशा देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी, आपको हमेशा क्या भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। ये बात जानो क्यों वारिस पठान को जब बॉम्बे के असेंबली में हुआ था कि भारत माता की जय बोलो, तब मैं उनको जाकर मिला था और उनको कहा था कि वारिस भाई आप अंदर जाकर, जब दोबारा हाउस शुरू होगा असेंबली, तब आप अंदर जाकर ये कहो कि भारत अम्मी की जय। आप माता कहते हो, मैं अम्मी कहता हूं, लेकिन मेरी अम्मी के हाथ में मैं इस देश का तिरंगा दूंगा, लेकिन मेरी अम्मी को मैं मेरी हैसियत के हिसाब से बेहतरीन कुर्सी पर बिठाऊंगा, जानवर पर नहीं। और अब आप बोलो भारत अम्मी की जय। तो इनकी हर बात का जवाब कैसे देना है, इसके लिए भी एक्चुअली कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना जरूरी है और समझना जरूरी है। हर बात का तोड़ है, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद बोलना पड़ेगा। यह बात भी मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने पर या कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर ही जाता है। और अगर इस तरह जिंदा लाश की तरह नहीं रहना है तो सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। ये अगर हम कर पाएंगे तभी इन जड़ों को हम खत्म कर पाएंगे। आज इस मौके पर आपने मुझे बुलाया, आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।